जिंदगी में हो कुछ इस तरह से अपने कार्य का प्रदर्शन कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ इस तरह से कार्य कर जाएं कि आप रहें या ना रहें, आप इस धरती पे रहें ना रहें, लेकिन आप लोगों की यादों में अवश्य जीवित रहें। ठीक है, तो चलिए हम आपका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान एसली अकेडमी में स्वागत करता हूँ। मैं रोहित कुमार गौड़, आप लोग सब मुझे जानते ही हैं। ठीक है, तो आइए, ये हम लोग जो सेशन लेके चल रहे हैं बहुविकल्पी सेशन का मतलब ये OMR का जो हम लोग पर्पज रख के चले, OMR शीट में जो आपको फिल करने हैं 20 नंबर का जो प्रश्न आएगा, उस 20 प्रश्न के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कई दिन से, है ना, कई दिन से जद्दोजहद कर रहे हैं। तो उस जद्दोजहद की श्रृंखला में आज हम आए हैं कि भूगोल का जो इकाई फर्स्ट है भूगोल इकाई, इसका जो मतलब कृषि वाला सेशन है, जो कृषि का चैप्टर है, उस कृषि वाले चैप्टर से जो प्रश्न उठेगा उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे सीधा आते हैं। कृषि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, कृषि जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, चाहे वो जिस क्षेत्र का हो, चाहे वो वनडे एग्जाम्स का हो या फिर यूपीएससी क्षेत्र का हो या फिर पीसीएस का किसी भी क्षेत्र का हो। वनडे एग्जाम से लेकर अधिकारी लेवल तक की एग्जाम्स में जो है, एग्जाम परीक्षाओं में जो है, इसका प्रश्न बनता ही बनता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है, सीधा प्रश्न पे आते हैं कि पहला प्रश्न कह रहा है भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन घ या डी आप कह सकते हो आचार्य विनोबा भावे। चलिए देखिए, जो भूदान आंदोलन है ये स्वतंत्रोत्तर आंदोलन एक माना जाता है। इसकी शुरुआत अप्रैल 1951 मानी जाती है। 1951 किसके द्वारा? अप्रैल 1951 में किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे द्वारा। आचार्य विनोबा भावे कहाँ से संबंधित थे? ये महाराष्ट्र के थे। कौन थे? देखिए आपको बताएं तो जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी थे, इनके दो उत्तराधिकारी थे। एक राजनैतिक उत्तराधिकारी थे, ध्यान रखिएगा आप लोग, एक राजनैतिक उत्तराधिकारी थे और दूसरा आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। क्या थे? आध्यात्मिक। एक राजनैतिक उत्तराधिकारी, एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। राजनैतिक उत्तराधिकारी में आप नाम लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप नाम लेते हैं राजनीतिक उत्तराधिकारी में, और आध्यात्मिक उत्तराधिकारी में आप नाम लेते हैं आचार्य विनोबा भावे का। आचार्य विनोबा भावे जो थे महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। इन्होंने अप्रैल 1951 में, ठीक है, जगह कहाँ है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। जगह था, ठीक है, स्थान था वर्तमान के तेलंगाना था, उसमें आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना में वर्तमान में है। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था, स्वैच्छिक भूमिदान आंदोलन था। क्या था? स्वैच्छिक भूमिदान आंदोलन था। इस आंदोलन में जो आचार्य विनोबा भावे जी थे बड़े सरल स्वभाव के थे। उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि जो वंचित वर्ग है, जो भूमि वंचित वर्ग हैं, ठीक है, जो भूमिहीन वर्ग हैं, उन्हें जो सक्षम या जिनके पास भूमि की मात्रा अधिक है वो कम या बिल्कुल वंचित, मतलब भूमि से वंचित लोगों को कुछ न कुछ अंश दें, कुछ न कुछ भूमि प्रदान करें, वो भी स्वैच्छिक रूप से। इसलिए इसको हम कहते हैं रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं इसको हम भारत में, ठीक है, रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वैच्छिक था।
स्वतः से उसको भूमि, जो भूस्वामी थे उनको स्वयं से उनको देना था, ठीक है। किसको देना था? वंचित वर्ग को, जिनके पास भूमि नहीं है। इस तरह से एक प्रश्न से आपका कई प्रश्न निकल गया। आचार्य विनोबा भावे कौन थे? महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। महात्मा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब एग्जाम में पूछता है आगे चल के, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम से, पुलिस एसआई दरोगा, सब एग्जाम से पूछता है, ठीक है। इसमें आपका राजनीतिक उत्तराधिकारी रहे महात्मा गांधी के पंडित जवाहरलाल नेहरू, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे आचार्य विनोबा भावे। कहाँ से संबंधित थे? वो संबंध मुख्यतः उनका संबंध जो माना जाता है महाराष्ट्र से माना जाता है। क्या किए थे? एक भूदान आंदोलन चलाए थे। भू और दान शब्द से स्पष्ट है कि भूमि को दान करने का जो आंदोलन चलाया गया था उसको भूदान आंदोलन कहते हैं। कौन चलाया था? आचार्य विनोबा भावे चलाए थे। कब चलाए थे? अप्रैल 1951 में चलाए थे। किस लिए चलाए थे? ताकि जो अधिक या भूमि अधिक वाले जो लोग हैं वो भूमिहीन वर्ग को या वंचित वर्ग को कुछ न कुछ भूमि स्वैच्छिक रूप से प्रदान कर दे। इसलिए इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से, रक्तहीन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया? ये पहला प्रश्न पूरा हुआ आपका। चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 2 कह रहा है चलिए देखिए इसमें प्रश्नोत्तर नंबर 2 कह रहा है कि कर्तन दहन जो कृषि है, ठीक है, जो कर्तन दहन कृषि या झूम, इसके झूम कह दिया था, इसका झूम है, ठीक है। झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? अथवा कर्तन दहन कृषि जो है या इसको झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? चलिए देखिए, आप ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है मिजोरम। चलिए देखिए, एक आपका ये कर्तन दहन है, कर्तन दहन कृषि, इसका जो उपनाम कहते हैं हम लोग, इसको जो उपनाम है, इसको इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। स्लैश एंड बर्न कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। इसको झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। स्थानांतरित कृषि के नाम जानते हैं। क्यों स्थानांतरित? क्योंकि जब यहाँ पर एक वर्ग द्वारा या एक जनजाति, यह हालांकि विशेष करके जनजातीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है, तो उन जनजातियों द्वारा जब क्षेत्र विशेष में कृषि कर ली जाती है तो कृषि करने के बाद उस स्थान पे लोग जला के छोड़ के चले जाते हैं, मतलब जला देते हैं। अर्थात देखो, दो तरह से माना जाता है। जैसे कोई जंगल है, उस जंगल में इनको खेती करना है तो जंगल में आग लगा देते हैं ताकि वो स्थान साफ हो जाए और वहाँ पर खेती कर सके। तो उस स्थान पे ये लोग खेती करते थे जंगलों को साफ कर करके, तो उसको हम स्लैश एंड बर्न खेती कहते हैं, ठीक है। स्लैश और कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आपका जो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मिजोरम और चौथा उत्तराखंड। देखिए देखा जाए तो जो कर्तन एवं दहन कृषि विशेष करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का मतलब कि पूर्वोत्तर जो भारतीय राज्य हैं विशेष करके वहीं मनाया जाता है, वहीं पर इसका ज़्यादा प्रचलन है। लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों पर अन्य क्षेत्र, जैसे राजस्थान में भी है, मिजोरम में भी है, उत्तराखंड में भी कुछ, उत्तराखंड में नहीं है लेकिन ऊपर में है, हिमालय में है, ठीक है। तो हम कुछ आपको नाम बता देते हैं। जैसे भारत में जैसे आपका मिजोरम हो गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामान्यतः इसको हम जानते हैं कि झूम कृषि। लेकिन अगर अन्य नाम से देखें तो इसका अन्य नाम है, जैसे पामलू है, इसको पामलू के नाम से जानते हैं। मणिपुर में पामलू के नाम से जानते हैं। बेबर के नाम से जानते हैं एमपी में, जो मध्य भारत का हिस्सा है। उसके बाद दीपा है, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद पेड़ू है या पेड़ा भी इसको कहते हैं, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर इस तरह से आप देखेंगे कि वालरे है, वालरे या वाल्ट्रे भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है ये,
तो इस तरह से कहने का मतलब पूरे भारत में लगभग कुछ हिस्से पर फैला है। जैसे खिल है, ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, हिमालयी क्षेत्र में इसका प्रचलन है। ठीक है, सिर्फ भारत में ही नहीं, ठीक है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य हिस्सों में भी इसका प्रचलन है। जैसे आपका इसी में देखें तो जैसे आपका कुमारी है, ये कुमारी है, ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में इसका प्रचलन है। इस तरह से हमारे भारतीय राज्यों में हो गया। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर भी इसका प्रचलन है। जैसे आपका मिल्पा हो गया, मिल्पा आपका मैक्सिको में, ठीक है। कोनुको हो गया, कोनुको ये आपका वेनेजुएला में पाया जाता है, मतलब वेनेजुएला में इसको कहते हैं वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला में इसको कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेनेजुएला में कहते हैं कोनुको। उसके बाद आपका जैसे रोका हो गया, रोका ब्राजील में इस नाम से जानते हैं। तो कई नाम है, आगे चल के एग्जाम में पूछता है, ठीक है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी पैटर्न है कक्षा 10 और कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न में होने की वजह से जो आगे जाएंगे एग्जाम में, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, सब में ये पूछता है, कोई ना कोई एक प्रश्न बनता ही बनता है कृषि से, है, ठीक है। तो इस तरह से आपका उत्तर क्या सही होगा। हालांकि आपका राजस्थान भी है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर, हालांकि उत्तराखंड में नहीं होता है लेकिन ये राजस्थान में होता है, वालरे वाल्टर कहते हैं, मिजोरम में होता है, इसको झूम कृषि कहते हैं। तो उत्तर हमारे क्या से होगा, मिजोरम, झूम कृषि नाम दिया है इसमें, झूम कृषि दिया है, तो आप क्या लगाएंगे, मिजोरम। इस तरह से आपका उत्तर क्या से होगा, मिजोरम, ठीक है, उत्तर क्या से होगा, मिजोरम। चलिए 2 प्रश्न हुआ। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से बायोडीजल फसल कौन सी है, बायोडीजल फसल, ठीक है, बायोडीजल फसल कौन सी है बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है सूरजमुखी, दूसरा अरंडी, तीसरा जेट्रोफा और चौथा है नारियल। तो देखिए इसमें जो आपका सही होगा वो होगा जेट्रोफा। जेट्रोफा इसको हम हिंदी में रतन जोत के नाम से भी जानते हैं। क्या, रतन जोत। रतन जोत नामक एक वृक्ष होता है, रतन जोत, जिससे जो काले काले उसके बीज होते हैं उससे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जेट्रोफा या बायोडीजल, सॉरी जिसको हम बायोडीजल के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बायोडीजल। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 4, निम्न में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ख पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ग बिहार, ऑप्शन घ असम। चलिए जो आपका उत्तर सही होगा पश्चिम बंगाल से होगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा इसका मोस्ट प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। और जो बिहार है, हालांकि यहाँ पर भी जूट का उत्पादन होता है लेकिन जो पश्चिम बंगाल की अपेक्षा यहाँ पर कम होता है। इस तरह से आपका उत्तर क्या से होगा, पश्चिम बंगाल। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति संबंधित है किससे। पहला नमक उत्पादन, दूसरा ऊन उत्पादन, तीसरा दुग्ध उत्पादन, चौथा चीनी उत्पादन। चलिए देखिए जो ऑपरेशन फ्लड है या जिसको हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, ये किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। किससे, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन संबंधित है। इसके जन्मदाता कौन है, जनक कौन है, इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन। कौन, वर्गीज कुरियन, एक भारतीय उद्यमी थे, भारतीय उद्यमी थे वर्गीज कुरियन। इनके द्वारा प्रारंभ किया गया, किसके अधीन प्रारंभ किया गया था, एनडीडीबी, एनडीडीबी के अधीन। एनडीडीबी का मतलब क्या होता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसका पूरा नाम होता है। कब चलाया गया था, 1970 में। क्यों चलाया गया था, दुग्ध आपूर्ति, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु, ठीक है। इतना प्रश्न रहा आपका। वर्गीज कुरियन के जनक हैं, भारतीय उद्यमी थे, किसके अधीन चलाए थे, एनडीडीबी के अधीन। एनडीडीबी एक संस्था है जिसको हम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं, जो दुग्ध उत्पादन या जो पशुओं के या डेयरी के उत्पादन के लिए विशेष कार्यरत है, जिसको नोडल एजेंसी माना जाता है वर्तमान में भारत में, उसके अधीन रख के चलाया गया था। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बागानी फसल। चलिए देखिए थोड़ा सा मिटाते हैं।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो बागानी फसल है, यही ना प्रश्न। देखिए इसमें बागानी फसल का मतलब ये होता है कि वो जिसका वाणिज्यिक मतलब हो, वाणिज्यिक कीमत हो, मतलब जिसका हालांकि वाणिज्यिक, जैसे वाणिज्यिक फसल भी है और बागवानी फसल है, दोनों मतलब दोनों का आयात निर्यात किया जाता है, लेकिन वाणिज्यिक फसल में तो और जो बागवानी फसल में थोड़ा सा डिफरेंस उसमें है, उनके उत्पादन संबंधित लेकर है। जैसे आपका गन्ना है, ये भी आपका वाणिज्यिक फसल है, लेकिन जो कपास है ये भी आपका वाणिज्यिक फसल है, लेकिन जो जूट है ये भी आपका वाणिज्यिक फसल, तीनों खेतों में मुख्यतः किया जाता है, लेकिन जो बाग में किया जाता है, हालांकि मैं आपको बताऊं कपास, गन्ना और जो जूट जो होता है, अंतर यही है कि बागानी फसल का मतलब बाग की तरह उसको उपजाया जाता है, जो वाणिज्यिक, हालांकि बागानी फसल और वाणिज्यिक, जो बागानी फसल होते हैं, जो वाणिज्यिक फसलें, तो दोनों व्यापार के योग्य होते हैं, दोनों को व्यापार किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, आयात निर्यात। जैसे आपका फिर गन्ना है, कपास है, ये जूट है, ये खेत में विशेष करके उत्पादन किया जाता है। और जो कहवा है, ठीक है, जो कहवा है एक पेय पदार्थ है, इसका उत्पादन विशेष करके बागों में किया जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बागानी फसल। इसके अंदर आपका कहवा, चाय, ठीक है, अन्य से पेय पदार्थ भी आ जाते हैं, तो इसलिए उसका आपका उत्तर क्या से होगा, कहवा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक फसल है, वही वाणिज्यिक फसल। औद्योगिक फसल का मतलब क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक फसल। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक फसल में कौन सा आपका औद्योगिक फसल है, ठीक है, वाणिज्यिक फसल है। पहला गेहूं, दूसरा दाल, तीसरा मक्का, चौथा चाय। वाणिज्यिक फसल का मतलब जिसको हम व्यापार कर सके, जिसका व्यापार कर सके विशेष करके। हालांकि आप लोग कहेंगे कि सर गेहूं का भी होता है, ठीक है, दाल का भी होता है, मक्का का भी होता है, चाय का भी होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से हमारे भारत में होता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से वाणिज्यिक फसल मानी जाती है, वो क्या मानी जाती है, चाय। चाय को हम वाणिज्यिक फसल मानते हैं। इस तरह से हमारा उत्तर क्या से होगा, चाय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपने एक दुग्ध क्रांति पढ़ा, आपके सामने हरित क्रांति। ठीक है, देखिए हरित क्रांति कह रहा है, हरित क्रांति के संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, आपको इसका उत्तर देना होगा। चलिए, पहला दुग्ध उत्पादन, दूसरा वृक्षारोपण, तीसरा कृषि उत्पादन और चौथा मत्स्य उत्पादन। देखिए जो हरित क्रांति है, ये चलाया गया था 1967 से 1968 के मध्य में। किसके द्वारा चलाया गया था, इसके जनक कौन थे, तो इसके जनक दो माने जाते हैं। अगर वैश्विक में पूछे, विश्व में पूछे तो इसके विश्व में इसके जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। लेकिन अगर भारत में पूछे, ये बोरलाग है, ठीक है। और जो अगर भारत में पूछे या भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्या, डॉक्टर एम.एस. स्वामी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, इस तरह से आपका उत्तर क्या से होगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब किस लिए प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था कि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि हेतु। इसमें मैक्सिको से गेहूं की नई किस्म आयात की गई थी, नई किस्म का आयात किया गया था। कहाँ से, मैक्सिको से, ठीक है, मैक्सिको से आयात किया गया था। अगर पूछे कि इसका जो हरित क्रांति है, इसका सबसे ज़्यादा लाभ किस राज्य को मिला, तो आप क्या बताएंगे, पंजाब। इस तरह से कैसे चल, क्या बताएंगे, पंजाब, पूरा लिख दे रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फायदा क्या रहा, फायदा ये रहा कि कृषि उत्पादन में लगभग 200 गुना की वृद्धि, उत्पादन में
उत्पादन में 200 गुना वृद्धि हुई थी। कितना? 200 गुना। कुछ वित्तकारों में 300 दिया जाता है। 200 गुना वृद्धि, 200 गुना वृद्धि। हानि क्या रही? जब कोई चीज़ लाभ होगा तो हानि भी तो होगा। हानि ये रही कि इस फसल के उत्पादन में अति उर्वरक उपयोग, अति जल दोहन, क्योंकि इस फसल के उत्पादन के लिए अधिक से अधिक जल की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक जल दोहन। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण क्यों? क्योंकि इसके उत्पादन में भारी से भारी यंत्रों का प्रयोग होने लगा, तो जो भारी यंत्र जो है अधिक आवाज़ करते थे, इसलिए ध्वनि प्रदूषण। कई इसके लाभ हानि है, उसको मैं अलग से पढ़ाता हूँ, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए। फिर सुनिए, जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के जनक कौन है? वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारतीय स्तर पर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 1968 में। ठीक है, क्योंकि ये थी कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु। ठीक है, इतना किया गया था वृद्धि हेतु। और इसमें क्या किया गया था? इसमें विदेशों से जो अनाज के, हालांकि विशेष करके गेहूं और चावल के जो बृहद किस्म थे, जो अच्छी किस्म थे, जो हाई यील्ड वैराइटीज थे, HYV कहा जाता है, हाई यील्ड वैराइटीज़ है। ठीक है, हाई यील्ड वैराइटीज़ का मतलब अधिक उत्पादन देने वाले जो बीज हैं, किस्म है, उनका जो भारतीय क्षेत्र में आयात किया गया था। वो क्षेत्र मुख्यतः कहाँ था? मैक्सिको से आयात किया गया था गेहूं का। अब जो आयात किया गया तो उसका उत्पादन कहाँ मुख्यतः किया गया? तो किया गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में किया गया था। और इस क्षेत्र में नुकसान क्या हुआ? लाभ हुआ, अधिक उत्पादन, लगभग 200 गुना वृद्धि हुई उत्पादन में। लेकिन हानि क्या हुई? हानि ये हुई कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक जल दोहन होने लगा, जल की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण होने लगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक से अधिक जो बड़े यंत्र थे उनका उपयोग किया जाने लगा। उसमें अधिक से अधिक उर्वरक का प्रयोग होने लगा, क्योंकि इसके उत्पादन में अधिक उर्वरक की आवश्यकता थी। इस तरह से इसका काफ़ी हानि भी होने लगा। चलिए, इतना ही रहा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। अब आपको बताना है रबी की फसल। मैं आपको तीनों स्पष्ट कर दे रहा हूं। एक फसलें जो होती हैं मौसम के आधार पर, जो फसल होती हैं, फसल मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने? 3। आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं? यहां तक फसल 3 प्रकार की। पहला एक रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा, एक मिनट आपको क्रम से लिख देते हैं। दूसरा आपका यहाँ खरीफ हो जाएगा, और खरीफ के मध्य में जो पड़ेगा उसको हम जायद कहेंगे। अब खरीफ में आप लोग, जैसे खरीफ का बुआई कब होती है? इसकी बुआई कब होती है? लगभग अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इसको बोया जाता है। दिसंबर के मध्य बोया जाता है। काटा कब जाता है? इसकी बुआई होती है। ठीक है, कटाई कब होती है? कटाई कब होती है? इसकी कटाई होती है मार्च से अप्रैल, मार्च या अप्रैल में इसकी होती है। ठीक है, जैसे गेहूं हुआ। फसल कौन कौन से है? तीनों स्पष्ट कर लीजिए आप लोग अभी। ठीक है, फसल जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया। इस तरह के इस समय बोया जा रहा है, चना हो गया, अलसी हो गया। अब 2 चीजें आप नहीं जानते होंगे, चाय, पटसन, तंबाकू। ये 2-3 चीजें आप नहीं जानते होंगे। ये विशेष इंपॉर्टेंट है, तंबाकू। ठीक है, ये आप नहीं जानते होंगे, चाय, पटसन और तंबाकू। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे एग्जाम में पूछता है, और यही पूछेगा एग्जाम में, ये नहीं पूछेगा क्योंकि आप इससे परिचित हैं इसलिए, लेकिन नहीं परिचित है। अगला जायद है। जायद जो खरीफ और रबी के मध्य होता है, मतलब अगर इसका जो बुआई होता है, इसकी बुआई की जाती है अप्रैल। ठीक है, मार्च अप्रैल में की जाती है। और कटाई कब की जाती है? कटाई इसकी की जाती है जुलाई में, जुलाई के जो मतलब अर्ली जुलाई में। ठीक है, कटाई यहाँ लिखने जुलाई में। अब इस तरह से इसकी बुआई कब की जाती है? खरीफ वाली जुलाई में की जाती है, जुलाई से अगस्त में। कटाई कब की जाती है? अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर आप कह सकते हो, सितंबर अक्टूबर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। अब इसकी फसल कौन कौन से है? जैसे इसमें जायद में हो गया आपका तरबूज, खरबूज, लोबिया, काशीफल, मूंग, उड़द,
कई फसल इसके होते हैं। ये रहा, ठीक है। अब जो लास्ट है सितंबर, ये इस वक्त कौन बोया जाता है? जुलाई में किसकी? इसमें एक वक्त मुख्य जो फसल है धान, ज्वार, बाजरा, ये सब फसलें बोई जाती हैं। इस तरह से इसका उत्तर रहा, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। अब दोनों पहले आप देख लीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 9 और 10। पहला प्रश्न देखिए, इसमें रबी की फसल कौन सी है, तो आप आराम से कर सकते हो, गेहूं है, ठीक है। आपका ये उत्तर सी होगा। और प्रश्न उत्तर नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित खरीफ की फसल कौन सी है, जिसमें देखिए धान दिया कि नहीं, धान दिया है, तो आपको उत्तर क्या लगाएंगे? धान, ठीक है। देखो 1 मिनट और देखिए, जिसमें आता है, इसमें कपास भी आता है, ठीक है। खरीफ में कपास भी बोया जाता है, कपास भी होता है, गन्ना भी होता है, गन्ना भी खरीफ में बोया जाता है, खरीफ में गन्ना उसमें बोया जाता है। आप क्यों इतना जानिए, ठीक है, कपास जानिए, ठीक है। धान और मतलब इस तरह से आपका उत्तर क्या सही हुआ? ग और घ, ठीक है। उत्तर आपका क्या सही हुआ? ग, ठीक है। समझे कि नहीं? चलिए आपका लास्ट प्रश्न देखिए, सॉरी 11वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? फिर वही प्रश्न है, रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल है तो चावल, दालें, मोटे अनाज, कपास, रबी की फसल है। चलिए, हालांकि दाल इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है। ये जो दाल होता है, जैसे मटर का दाल हुआ, चना का दाल हुआ, तो मुख्य तरह से रबी की फसल ही पर मानी जाती है, तो इसका उत्तर कैसे होगा? रबी की फसल, ठीक है, दालें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 तक हो गया। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल का मतलब ये होता है कि जिसमें रेशा हो, क्या हो? रेशा हो, ठीक है। जिसमें रेशा हो, जैसे आपका जूट हो गया, रेशम हो गया, कपास हो गया, ये सब क्या है? रेशेदार फसल है। तो इसमें देखिए जूट दिया है, दिया है, तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ये। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत शामिलित की जाती है? मोटा अनाज का मतलब समझते हैं आप लोग? मोटा अनाज का मतलब होता है जैसे आपका ये तो चना आपका दाल हो गया, मूंगफली भी आपका मतलब पेय हो गया, ठीक है। और उसका आपका जो मूंग है वो भी आपका दलहन फसल है। इसमें क्या है? ज्वार बचा, तो आपका उत्तर कैसे होगा? ज्वार बाजरा मोटा अनाज में गिना जाता है। ज्वार बाजरा मक्का ये सब मोटे अनाज गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सी रोपड़ फसल? रोपड़ फसल जिसकी फसल को ही काट काट कर लगाया जाता है। धान आपका निकाल के एक बार पुनः उसको रोपित किया गया, मक्का आपका जो गन्ना आपका जो है काट काट के उसको पुनः रोपित किया गया, तो आपका उत्तर क्या सही होगा? गन्ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित से कौन सी रिश्तेदार फसल? रिश्तेदार आप देखिए फिर आ गया, रिश्तेदार फसल का मतलब कपास भी होगा, जूट भी होता है और प्राकृतिक रेशम भी होता है। उत्तर क्या सही होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न 16 निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? तो सबसे ज़्यादा पंजाब पे की जाती है। पंजाब में सर्वाधिक सबसे मात्रा में या सबसे ज़्यादा जो है कृषि की जाती है। इसका उत्तर कैसे होगा? पंजाब। अगला प्रश्न देखिए, यह 16 तक हो गया। 17 प्रश्न देखिए, 17 दो प्रश्न 3 प्रश्न और बचे हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल? फलीदार का मतलब जो फल की भांति हो, फल का मतलब जो उसमें बंद के रूप में हो, ठीक है। जैसे आपका इसमें देखेंगे आप लोग, तो आपका जैसे दालें हैं, मोटे अनाज है, दालें मोटे अनाज है, चावल है, ठीक है। तो इसमें क्या से होगा आपका फलीदार फसल में? चलिए ये होगा मुख्यतः, इसमें दाल माना जाता है। ये फलीदार फल, जैसे मटर हो गया, तूर हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब क्या है? सोयाबीन हो गया, ये सब क्या है? फलीदार फसल। ये फलों में पाया जाता है, मतलब बंद में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए 18 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? अभी मैंने आपको बताया कि जो तरबूज होता है वो जायद फसल माना जाता है, खरबूज होता है जायद फसल माना जाता है। तो इस तरह से उत्तर कैसा होगा? तरबूज या जो भी दिया है तरबूज है, आपका तरबूज ही होगा। प्रश्न उत्तर नंबर 19 लास्ट में दिया, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? भाई देखो फिर वही प्रश्न दिया है, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा 19 प्रश्न कंप्लीट हुए, ठीक है। नहीं है, चलिए ये आपका 19 प्रश्न इस तरह से कंप्लीट रहा। इस तरह से जो कृषि वाला जो चैप्टर है उसमें से जो मुझे लगता था जो मैंने दिया है वो तो दिया ही 19 प्रश्न, लेकिन 19 प्रश्न में मैंने हर एक जो उसका ऑप्शन है, हालांकि मैंने सब में तो नहीं, लेकिन कुछ में से मैंने विश्लेषण करके दिया है जो आपका 19 दूना 38 का काम करेगा, ठीक है।
समझ रहे कि नहीं। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। तो इसको जो ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ जो मैं लिख रहा हूँ इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे तो आपका ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, अगर नॉलेज बढ़ेगा तो आप इसके अलावा अगर प्रश्न बनता है तो आप आराम से कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके जो मैंने बताया ना कि इसका जो ऑप्शन है, हर ऑप्शन अगले प्रश्न में अगले प्रश्न में जो है उत्तर बन जाता है, अगला प्रश्न बन जाता है, अगला उत्तर बन जाता है। तो इस तरह से मैं सबको विश्लेषण करके दे रहा हूँ, आप लोग उसको भी याद करके चलिए। ठीक है, अगर ना समय हो आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको रख लीजिए, फिर बाद में आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।